नमस्कार मित्रों, आज के वक्तव्य स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानी की पृष्ठभूमि और कृष्णा सोबती में आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वर्तमान आधुनिक परिवेश में जिसे हम कहानी कहते हैं, वह वस्तु और शिल्प की दृष्टि से अपने प्राचीन कथा साहित्य से नितांत भिन्न है। भारतीय प्राचीन कथा साहित्य को उपनिषदों, बौद्ध और जैन धर्मों के ग्रंथों, साहित्यों, पौराणिक आख्यानों, संस्कृत कथा साहित्य के जो माने वे रचनाएं हैं, हितोपदेश, कादंबरी, दश कुमार चरित्र, शुक सतती इत्यादि में देखा जा सकता है। हम लोगों ने बचपन में बहुत मनोयोग से पंचतंत्र की कथाएं पढ़ी थीं। इस पंचतंत्र की कथाओं में भी कथा साहित्य के प्राचीन तत्व दिखाई देते हैं। प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में भी पद्यबद्ध लघु कहानियों का समावेश दिखाई देता है। चारणों ने इतिहास, वात, प्रसंग के माध्यम से उस समय के परिवेश और उस समय की समस्याओं को अपने कथा साहित्य में स्थान दिया। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में पदबद्ध प्रेमाख्यानकों, जिसमें मधुमालती, चित्रावली, मृगावती इत्यादि के नाम उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते हैं, तथा ब्रज भाषा में गद्य साहित्य के अंतर्गत वार्ता साहित्य, जिसमें 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, में उस समय के कहानी के तत्वों को हम रेखांकित कर सकते हैं। प्रारंभिक कहानीकारों को जो तत्व मिले वो उन्हें एक तरह से अपनी विरासत से प्राप्त हुए, उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें उन्होंने अपनी कल्पना और अपनी विचार शक्ति का समावेश कर उसे आज के युग के अनुसार परिवर्तित और पुष्पित किया। इस समय का साहित्य अपने प्राचीन कथा साहित्य से निश्चित रूप में प्रभावित रहा। साहित्य के समानांतर जीवन में भी कथाओं की विपुल संपत्ति मौखिक रूप से विद्यमान रही है। सदियों से हमारी परंपराओं में, ग्रामीण परिवेश में इस संपत्ति को सुरक्षित रखा गया। लोक जीवन में प्रचलित ये कहानियाँ प्रेम, उपदेश, हास्य और व्यंग के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों को अनेक रूपों में अपने में समाविष्ट किए हुए थी। हिंदी का कहानी साहित्य इनके प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं माना जा सकता। हिंदी कहानी साहित्य पर इसके प्रभाव को हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के मतानुसार इसी उद्गम सूत्र में हिंदी कहानियों की उत्पत्ति को सबसे अधिक प्रेरणा मिली और उस समय प्राय समस्त हिंदी कहानीकारों की पहली मौलिक रचनाएं इन्हीं लोक कहानियों की प्रतिमाएं थीं। अर्थात इस समय जिन जिन रचनाकारों ने कहानियों का सृजन किया, उन्होंने अपनी कहानियों के बीज तत्व के रूप में लोक संस्कृति में फैली हुई ये मौखिक रचनाओं को ही अपना आधार बनाया। सरस्वती पत्रिका की आरंभिक कहानियों में लाला पार्वती नंदन की कहानियाँ में हमें सुधार की बात दिखाई देती है, प्रेम की बात दिखाई देती है।
समाज में जिस प्रकार की समस्याएं फैली हुई थीं, उन समस्याओं का निरूपण दिखाई देता है। इनकी कहानी प्रेम का फुवारा तथा भूतों वाली हवेली, जीवन अग्नि, नरक स्पष्ट रूप से उस समय की लोक कहानियों की प्रेरणा रही हैं। उन्होंने उस समय के लोक साहित्य से अपनी कहानियों के आधार बिंदुओं को उठाया। स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य का परिदृश्य यथार्थ, प्रयोगशील और नए विषयों की खोज से भरा हुआ है। प्रेमचंद युग की कहानियों में जहां हमें आदर्शवादी परंपरा दिखाई देती है, वहीं इस समय की कहानियों में हमें नवीनता नजर आती है। नए विषय, नई प्रकार की समस्याएं और उसके साथ ही नए प्रकार की भाषा और शैली। इस समय मध्य वर्ग में विभिन्न प्रकार के अंतर्द्वंद दिखाई दे रहे थे। मनुष्य ने जिन सपनों को देखा था, अनुभव किया था, जिस सपनों को वो जी रहे थे, स्वतंत्रता के उपरांत धीरे धीरे उन सपनों का ह्रास होना शुरू हो गया। जीवन मूल्य बदलते चले गए, विषमताओं ने जन्म लेना शुरू किया और ग्रामीण जीवन कब धीरे से शहरी जीवन में परिवर्तित हो गया, इसका आभास ही नहीं हुआ। एक ओर जहां हम ग्रामीण जीवन से विलग होकर शहरी जीवन में विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, वहीं हमारे साथ अकेलापन, पीड़ा, कुंठा, संत्रास और एक घुटन, बेचैनी, भागदौड़ और हम कहाँ भाग रहे हैं इसका कोई हमें एहसास नहीं था। ये सब हमारे साथ आकर जुड़ गया। इस व्यक्ति मन की जटिलताओं के मध्य एक चीज और उभरी, जिसे हम कह सकते हैं अपनी पहचान का संकट। इस सभी विषय वस्तु को इस समय के कहानीकारों ने आधुनिक मुहावरों के रूप में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के बाद कहानीकारों ने इस बात को शिद्दत के साथ अनुभव किया कि कहानी के अंतर्गत परिवेश की विश्वसनीयता, अनुभूति की प्रामाणिकता और अभिव्यक्ति की ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि इन तीन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी, तो वो कहानी पाठकों के मन तक संप्रेषित नहीं होगी और जिस उद्देश्य से कहानीकारों ने उसका सृजन किया है, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। उन्होंने ये माना कि रचना को युग सत्य के साथ जुड़कर पाठकों से अपने आप को साझा करना होगा, तभी पाठक समकालीन परिवेश के साथ साथ समकालीन यथार्थ से भी परिचित हो सकेंगे। इस समय के महत्वपूर्ण कहानीकारों में हम धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा, शैलेश मटियानी इत्यादि के नाम समादर से ले सकते हैं। इन सभी कहानीकारों ने युगीन यथार्थ का न केवल मार्मिक और यथार्थ अंकन किया, इसके साथ ही इन्होंने प्रामाणिक अंकन को भी अपने कथा साहित्य में रेखांकित किया है। इन्होंने माना कि जब चित्रण प्रामाणिक होगा, तथ्यों साक्ष्यों के साथ जुड़कर पाठकों के सामने रखा जाएगा, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से गहरा और सीमाओं का अतिक्रमण करने वाला होगा। इस समय के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में नई संवेदना के साथ साथ नई दृष्टि और रूप बंधन को अपनाया।
मध्य वर्गीय समाज के लोगों के सुख दुखों के साथ उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न जो उन पर शोषण किए जा रहे थे उनका अंकन किया, और किस तरह से मनुष्य एक तरफ अन्याय से जूझ रहा था और दूसरी तरफ मशीनीकरण, औद्योगिकीकरण के कारण धीरे धीरे वह अकेला होता जा रहा था। जो काम 10 लोग मिलके करते थे वो एक व्यक्ति मशीन के द्वारा करने लगा। इसलिए बेरोजगारी की समस्या ने भी जन्म लिया। जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तो उसके अंदर एक ऊब, एक हताशा, निराशा फैलने लगी। वो अपने जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि वो जी रहा है तो क्यों जी रहा है, और ऐसे में घुटन, कुंठा, अकेलापन, संत्रास उसे चारों ओर से घेरने लगे। इन सभी मनोस्थितियों का इस समय के कहानीकारों ने सफल अंकन किया है। इसके साथ ही एक और परिवर्तन आया कि अब नारी शिक्षित होने लगी। नारी शिक्षा के कारण वह अपनी घर की चार दीवारी के बंधनों से मुक्त हुई और उसे काम पर जाने की स्वतंत्रता मिलने लगी। जब वो घर से बाहर निकलकर काम करने लगी तो घर का ढांचा भी बदलने लगा। आर्थिक रूप से स्वतंत्र नारी ने न केवल पुरुष की सहधर्मिणी होने का अपना फर्ज पूरा किया, उसके साथ ही उसके अपने व्यक्तित्व में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब वो मैं हूँ से मैं क्यों हूँ और मैं पुरुष की दृष्टि में अपना क्या स्थान रखती हूँ जैसे प्रश्नों से जूझने लगी। आत्मविश्वास से भरी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र इस नारी ने पुरुष के समक्ष एक चुनौती उठाकर रख दी। वो पुरुष जो अब तक नारी के लिए नियम बना रहा था, उसे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए इसका निर्णय पुरुष ले रहा था, और इस नई उभरती नारी के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। नर नारी को समाज में लगभग समान अधिकार मिलने लगे, अतः सामाजिक और पारिवारिक दोनों ही जीवन धारा में एक नया मोड़ उपस्थित होने लगा। इस नए मोड़ का सीधा प्रभाव मध्य वर्ग पर पड़ा, क्योंकि हमें यह मानना होगा कि उच्च वर्ग अपने लिए स्वयं नियम बनाता है। उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी सभ्यता है, उनके रहन सहन का तरीका नितांत भिन्न है। इसके साथ ही निम्न वर्ग अपनी दिन प्रतिदिन की समस्याओं से ही इतना उलझा रहता है कि उसे किसी और बात पर ध्यान नहीं देना होता। सुबह खाना मिल गया तो उसके सामने शाम की रोटी की समस्या इतने भयंकर रूप में प्रस्तुत हो जाती है कि वो नियम कायदे माने या ना माने, ये देखना भी वो गवारा नहीं समझता। कहने का मतलब ये है कि मध्य वर्ग पर ही मर्यादाओं, संस्कारों, परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों का बोझ आ गया। रिश्ते टूटने ही नहीं बिखरने लगे। पारंपरिक परिवार का ढांचा चरमरा कर टूट गया। जहां पहले संयुक्त परिवार थे, लोगों के सुख दुख साझा थे, एक चूल्हा था, वहीं अब एकल परिवारों ने जन्म लेना शुरू किया। जहां पहले एक समस्या को सब मिल बांट कर सुलझाते थे, बड़ों की बात मानते थे, छोटों को प्यार करते थे, वहीं एकल परिवार होने से होड़ की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। कौन पहले झुकेगा इस बात पर कवायद होने लगी। धीरे धीरे क्योंकि दोनों ही लोग काम पर जाने लगे, इसलिए बच्चों को जो संस्कार उनके दादा दादी, नाना नानी देते थे, उसका जिम्मा
घर पर काम करने वाली सेविकाओं पर आ गया, जिनके लिए संस्कार देना कोई महत्व नहीं रखता था। उन्हें केवल महीने की अपनी तनख्वाह से मतलब था। ऐसे में स्त्री पुरुष संबंधों में भी बदलाव दिखाई देने लगा और धीरे धीरे हाशिए पर खड़ी सदियों से जिस नारी को हम प्रताड़ित करते रहे, उपेक्षित करते रहे, वह सर उठाकर अपने विषय में प्रश्न ही नहीं करने लगी, वो केंद्र में आने लगी। जीवन मूल्यों में विघटन आना शुरू हुआ। त्याग, सेवा, परोपकार, निस्वार्थ भावना से दूसरों को अपना लेना, ये सब अब पुरानी बातें होने लगी। इस समय की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने इस विघटित होते मूल्यों और रिश्तों को पूरी ईमानदारी और यथार्थता के साथ अंकित किया, ठीक उसी तरह जैसे हम किसी आईने के सामने खड़े हों। नगरीय ग्रामीण जीवन बोध से पाठकों को परिचित कराया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण जीवन सीधा था, सच्चा था, सरल था, किंतु रोजगार की तलाश में जब व्यक्ति नगर की ओर उन्मुख होने लगा तो धीरे धीरे ये सहजता, सरलता किसमें बदलने लगी? स्वार्थ में। और हम आत्म केंद्रित होते चले गए। आज स्थिति ये है कि जहाँ पहले एक परिवार की समस्या पूरे गांव की समस्या थी, वहाँ आज आपके घर के ऊपर कौन रह रहा है, उसके जीवन में क्या उठापटक हो रही है, इससे भी हम निश्चिंत रहते हैं। ऐतिहासिक मोहभंग के इस दौर में कहानीकारों ने हमारे सपने कैसे धीरे धीरे चूर चूर हुए, कैसे हम आकाश से ज़मीन पर लाकर पटक दिए गए, इसका मार्मिक अंकन किया है। अस्तित्व की पहचान, नवीन भावभूमि और उसके साथ ही इस अंतर्द्वंद को, अस्तित्व की पहचान को और जीवन में आए इस परिवर्तन के साथ उपस्थित होने वाली विभिन्न समस्याओं को यथार्थता, मार्मिकता, सत्यता के साथ रूपांतरित और लिपिबद्ध करने के लिए कहानीकारों को नवीन शैली को जन्म देना पड़ा। सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण ना हो, क्योंकि उनके पास पहले से ही सत्ता थी, पहले से ही अधिकार थे। किंतु सामान्य भारतीय व्यक्ति की मानसिकता पर स्वतंत्रता ने अपना गहरा प्रभाव अंकित किया। स्वातंत्रोत्तर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया। हमें लगता था कि स्वतंत्रता के बाद रोजगार मिलेगा, हमारा जीवन सहज सरल हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसका चित्रण हमें उस समय के साहित्य में मिलता है। स्वतंत्रता के बाद मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें एक उलझाव, जटिलता दिखाई देती है। संबंध इतने उलझ गए हैं, चाहे वो माता पिता के साथ बच्चों के संबंध हों, पति पत्नी के संबंध हों, पड़ोसियों के साथ संबंध हों, दोस्तों के साथ संबंध हों, एक प्रकार की प्रदर्शन प्रियता उसमें दिखाई देती है। हम किसी के साथ बात तब करना चाहते हैं जब उससे हमारी किसी स्वार्थ की सिद्धि हो रही हो। अपनापन, आत्मीयता, समीपता कहीं जाकर छुप गई हैं और ऐसे में व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक अपने आप को समस्याओं में घिरा हुआ देखता है। एक अंधेरा अपने चारों ओर देखता है, जहाँ पर कहीं पर भी प्रकाश की कोई एक छोटी सी किरण भी हमें दिखाई नहीं दे रही है।
वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। कहाँ भाग रहा है ये उसे पता नहीं। देश को तो स्वतंत्रता मिल गई थी, किंतु देश के साथ हमें जिस स्वतंत्रता की चाह थी, बंधनों से मुक्ति, स्वतंत्र विचारधारा, शिक्षा, ज्ञान का प्रसार, वो स्वतंत्रता हमें नहीं मिली थी। व्यक्ति उन कल्पनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं को साकार करना चाहता था जो उसने अपने लिए अतीत में देखे थे, जिस पर वो अपने भविष्य की इमारत की नींव रखना चाहता था, किंतु ऐसा करने में वो अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रहा था। स्वतंत्रता से पूर्व के साहित्य पर अगर हम देखें तो उस समय के साहित्य में आदर्शों की बात की गई थी, परंपरागत मान्यताओं को आत्मसात किया गया था। उस समय भी महिलाएं लिख रही थीं, यशोदा देवी, होमवती देवी, प्रियंवदा देवी इत्यादि, किंतु उनके विषय वस्तु सीमित थे। या तो उनके विषय वस्तु घर, परिवार, बच्चे थे या विभिन्न प्रकार के आंदोलन। कहीं कहीं उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि यदि नारी शिक्षित होगी तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी विकसित कर पाएगी। प्रेमचंद और सुदर्शन की कहानियों में हमें मूल्य परक, बाहरी सुधारवादी दृष्टिकोण का चित्रण मिलता है। प्रसाद का कथा साहित्य निश्चित रूप से रोमानी कथा साहित्य है और उसमें सुधारवाद की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद जोशियों ने इन्होंने मनोवैज्ञानिक धरातल पर अपनी कहानियों को उकेरा है। इनका मानना था कि मनुष्य अपनी मानसिक जो ग्रंथियां हैं, मानसिक प्रवृत्तियां हैं, उनसे अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उनसे प्रेरित होता है और उनके अनुरूप कार्य करता है। पूर्व निर्धारित आदर्शों और मान्यताओं के कारण इस समय का साहित्य अपने पाठकों को कोई नवीन स्वतंत्र जीवन दृष्टि देने में असमर्थ अनुभव कर रहा था, किंतु स्वतंत्रता के उपरांत के रचनाकारों ने अपने पाठकों को अपने साहित्य के माध्यम से इस नवीन जीवन दृष्टि देने का प्रयास किया। उन्होंने नए नए मार्गों का अन्वेषण किया और ये समझने का प्रयास किया कि जीवन जगत में घटित होने वाली समस्याओं का कोई एक अंतिम समाधान नहीं हो सकता। किसी भी समस्या को देखने का, समझने का या उससे मुक्त होने के लिए हम केवल एक मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, विभिन्न मार्गों के माध्यम से, विभिन्न विकल्पों के माध्यम से हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। स्वातंत्रोत्तर हिंदी कहानीकारों ने समाज के विविध अंगों का न केवल सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ उन्हें जांचा, परखा और उनका अंकन किया। उन्होंने केवल एक वर्ग तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। प्रेमचंद और यशपाल से आगे बढ़कर इस समय के कहानीकारों ने ग्रामीण और शहरी जीवन शैलियों की उन विशिष्टताओं को भी उभारा जिससे अब तक का साहित्य अछूता था। ये वो विशेषताएं थीं जिसका सामान्य मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को लिया जा सकता है। इस कहानी का परिवेश, वातावरण रानी खेत है,
जो एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है, किंतु मूल्यों के विघटन के परिणाम स्वरूप इस कहानी की कथा नायिका, जो आवासीय गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी है, उसकी मनस्थिति को लेखक ने उभारा है कि किस तरह से वो एक अंतर्द्वंद की स्थिति में एक अनसुलझी समस्याओं के साथ अपने आप को घिरा हुआ अनुभव करती है और उसी में ही अपना सारा जीवन जीने के लिए बाध्य है। ये उलझन, ये तनाव, ये विकल्प की चाह, अस्तित्व की तलाश, अपनी पहचान स्वातंत्रोत्तर साहित्य में सहजता से देखी जा सकती है। लतिका मेजर गिरीश नेगी से प्रेम करती है, किंतु असमय उनकी मृत्यु के साथ वह अपने जीवन में एक ऐसा खालीपन अनुभव करती है जिसे वे चाहकर भी भर नहीं पाती। डॉक्टर नामवर सिंह के मतानुसार लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। हर उस चीज से मुक्ति जो भीड़ में हमें केवल धक्के दिए जा रही है, चलाए जा रही है, हमें कहाँ लेकर जा रही है इसका हमें नहीं पता। इस तरह से अगर हम देखें तो इस समय के साहित्य में हमें परिस्थितियों के साथ साथ उन समस्याओं को भी हम देख रहे थे जो उस समय के समाज परिवार में अपना साम्राज्य फैलाए हुए थी। विघटित होते मूल्य, संयुक्त परिवारों का विघटन, एकल परिवार का उदय, अकेलापन, संत्रास, भागदौड़ भरी जिंदगी इस समय की रचनाओं में हम ढूंढ सकते हैं। इसके साथ ही समय की समस्या कहानियों में हमें एक नई उभरती नारी का भी दर्शन होता है, जो पुरुष के साथ केवल कहने भर के लिए सहयात्री नहीं है, उसने शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़कर अपने धर्म का पालन किया। अपने अगले वक्तव्य में हम कृष्णा सोबती और उनकी समकालीन लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं में किस तरह की समस्याओं को उजागर किया, उनके कौन कौन से कहानी संग्रह लोकप्रिय हुए और उन समस्याओं का क्या समाधान निकल सकता था या निकल सकता है, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।